So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Set time bound goal. This is Sandeep Bhaiya. And guys, today I'm going to talk about HBTU, Mother Institute of IIT Kanpur. Exactly, क्योंकि IIT कानपुर की शुरुआत कहीं ना कहीं इसी के कैंपस से हुई थी। आज यहाँ इसकी जहाँ कैंटीन है वहाँ पर उसकी क्लासेस चला करती थी। बट एनीवे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HBTU कानपुर। भैया कॉलेज कैसा है, काउंसलिंग कब शुरू होने वाली है और इस साल का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या रहा है। HBTU के चूंकि HBTU ब्रांड वैल्यू है, यहाँ पे सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेज हैं यूपी में, चाहे वो आईआईटी हो या फिर अपना MMUT हो या फिर कोई भी कॉलेज हो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसमें सबसे बढ़िया जो कॉलेज है दैट इज HBTU कानपुर। और कट ऑफ तो ऐसा जाता है कि इस रैंक पर आपको अच्छी एनआईटीज, खैर अच्छी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज मिल सकती थी। बट लोग एनआईटीज और ट्रिपल आईटी छोड़ के HBTU कानपुर में पढ़ने आते हैं। अच्छा, ये कॉलेज ऐसा है जिसमें पिछले साल हम लोग के कम से कम 70-75 बच्चे सिर्फ हमारे स्पॉट राउंड में गए थे एडमिशन लेने। और स्पॉट राउंड में तो भर भर के बच्चे अपन लोग भेजते हैं। तो स्पॉट राउंड का डेटा ना तो इनकी वेबसाइट पे तुम्हें मिलने वाला है, जैसे अगर तुम इनकी वेबसाइट पे जाओगे भी ना, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये है इनका ORCR। तो अगर आप 2023 का डेटा इनका देखो, दिस इज द डेटा ऑफ स्पॉट राउंड, तो यहां पर आपको सिर्फ 3 राउंड के बाद चौथे राउंड का ही डेटा मिलेगा। उसके बाद एक स्पॉट होता है और एक कॉलेज में भी जाके होता है स्पेशल स्पॉट। ये डेटा आपको नहीं मिलेगा, बट आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी गाइज, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में अपने बच्चे हैं, तो हमें बहुत अच्छा आइडिया है कि कौन से कॉलेज में किस रैंक तक एडमिशन हुआ था। मैं थोड़ा सा और इसको वो कर देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ओके, नाउ यू कैन लुक हियर। भाई ये डेटा है स्पॉट का, बट एनीवे इस पे पूरे की पूरे कट ऑफ पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, डोंट वरी, मेरे पास पूरा डेटा है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, एक एक डिस्कस करेंगे। अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि HBTU के ऑयल, लेदर, फूड, पैंट और केमिकल जैसे ब्रांचेस को लिया जाए या फिर किसी और कॉलेज के, जैसे अपना जिस रैंक पे यहाँ ऑयल, लेदर, फूड, पैंट मिलता है, उसी रैंक पर नोएडा, गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेजों में CSE भी मिल जाती है और बाकी RECs में भी CSE मिल जाती है और दूसरे कॉलेजों में भी CSE मिल जाती है। तो वहां पे क्या हमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेना चाहिए? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं HBTU के बारे में। और मुझे लगता है मैंने अब तक जो वीडियो बनाई है उसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगी HBTU की। HBTU पे ऑलरेडी मेरी कई वीडियोस बनी है, पर ये काफी रिसर्च के बाद ये वीडियो बन रही है। वैसे तो हम लोग ऑलमोस्ट सारी वीडियोस रिसर्च के बाद ही बनाते हैं ताकि बच्चों को सही और सटीक जानकारी दिया जा सके, क्योंकि ये जो हम जानकारी दे रहे हैं इससे ये जो बच्चा सुन रहा है, इससे क्या है, बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कई बार बच्चा मेरी वीडियोस को देखकर अपना कॉलेज डिसाइड करता है। कॉलेज डिसाइड करना मतलब करियर डिसाइड करना, तो हम किसी का करियर ऐसे थोड़ी बर्बाद होने देंगे। हाँ, कुछ लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गूगल का डेटा बिना वेरिफिकेशन के, मतलब कहीं से भी उठाया और ले जाके छाप दिया, बस वीडियो बना दिया, व्यूज बटोर लिया। ऐसा हमारा काम नहीं है। कोशिश रहती है कि जितना सही डेटा हो सके तुम्हें दिखाया जाए, समझाया जाए। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं HBTU कानपुर के बारे में बात करूं तो भाई साहब 1921 में कॉलेज बना हुआ था। सोचो IIT कानपुर के पहले का कॉलेज है, तो कितना तगड़ा इसका एलुमिनाई नेटवर्क रहा होगा। 100 ईयर्स कंप्लीट इसके हो चुके हैं, तो एक तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना, मतलब आजादी के पहले का एक कॉलेज है भैया, काफी तगड़ा कॉलेज। और ये जाना जाता था केमिकल के लिए। वैसे भी जो कानपुर है इंडस्ट्रियल एरिया है, लेदर का और केमिकल का एंड बाकी चीजों का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ का केमिकल पहले भी मशहूर था, अब भी मशहूर है। कट ऑफ काफी तगड़ा जाती है यहाँ की केमिकल की। अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूँ तो काफी बड़ा कैंपस है इसका, 348 एकड़ का कैंपस है। अगर और नैक ने इसको A+ का एग्रेडिएशन दे रखा है। अगर मैं यहाँ एडमिशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो होता है एडमिशन JEE मेन के रैंक के बिहाफ पर होता है, और आपको एग्जाम जो देना होगा JEE मेन देना होगा, और एडमिशन जो होगा आपका HBTU के थ्रू होगा। मतलब काउंसलिंग HBTU कराएगी और एडमिशन के लिए क्या करना होगा भाई, एडमिशन के लिए आपको JEE मेन का एग्जाम देना होगा। ऑलमोस्ट आप में से सब लोगों ने JEE दिया होगा, अब आप HBTU के काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। काउंसलिंग अभी शुरू वैसे हुई नहीं है, रजिस्ट्रेशन इसका अभी शुरू नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होगा। जैसे ही शुरू होगा आई विल इन्फॉर्म यू। इसी चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब HBTU में इस अप्लाई किसको किसको करना चाहिए, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो उस पर एक डिटेल वीडियो में आगे आगे बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के कट ऑफ से आपको आइडिया लग जाएगा कि HBTU में कब आपको बैठना चाहिए, क्योंकि यहां पर
एडिशनल राउंड में भी आप एडिशनल राउंड के बाद स्पॉट राउंड में भी अलग से रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट बैठ सकते हैं, और कॉलेज लेवल में भी अलग से रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट जाया जा सकता है। तो उसके बारे में आगे की वीडियोस में आपको फर्दर मिलेंगी। कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो यहाँ का जो सबसे बढ़िया कोर्स है जहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। दूसरे नंबर पर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर लोग जाते हैं इलेक्ट्रिकल की तरफ, उसके बाद जाते हैं मैकेनिकल की तरफ, और उसके बाद जाते हैं केमिकल की तरफ। सिविल से ज़्यादा लोग यहाँ की केमिकल प्रीफर करते हैं। मैंने तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो मैकेनिकल के बजाय यहाँ केमिकल प्रीफर कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जो डिमांडेड ब्रांच है दैट इज पेंट, फिर प्लास्टिक, उसके बाद तो सब ऐसे ही है, फूड हो गया, ऑयल हो गया, बायोटेक हो गया और लेदर हो गया। प्लेसमेंट वाइज अभी मैं कंप्लीट डेटा आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, HBTU कानपुर का बहुत शानदार डेटा आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप इसको क्या कर पाओ, अपने हिसाब से अरेंज कर पाओ कि भैया चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होनी चाहिए। वैसे जब काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, तो मैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बताऊंगा, वो तो बात की बात है। एक बात और, अगर आप में से किसी को कभी भी ऐसा लगे कि भैया मेरा यार एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मेरी रैंक लो है या मेरी रैंक अच्छी है बट मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं कि मैं NIT लूं, IIIT लूं या किसी स्टेट का कॉलेज लूं, मैं क्या ब्रांच लूं, मेरे करियर में कुछ क्लियर नहीं है और मैं एक एक्सपर्ट की सलाह चाहता हूं, तो STBZ इज हियर फॉर यू। जब भी तुम्हें लगे ना कि मैं फंस चुका हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज राइट डिसीजन फॉर माय करियर, तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें ये लगता है कल कि मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, मैं ड्रॉप लूं या एडमिशन लूं तो कहां लूं, कौन सा बढ़िया होगा, कोई बात नहीं। STBZ इज हियर, ज्वाइन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम। यहां पर हम खुद तुम्हारी चॉइस फिलिंग वगैरह कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेस्ट सजेशन होगा वी विल प्रोवाइड यू। हमारे ऑलमोस्ट हर स्टेट की काउंसलिंग प्रोग्राम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। कॉम्बो काउंसलिंग प्रोग्राम का डायरेक्ट काउंसलर मैं ही हूं, मतलब वहां पर डायरेक्ट मुझसे ही कम्युनिकेशन होता है, और बाकी दीज आर मैनी काउंसलिंग प्रोग्राम्स। तो आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर आपको एक मेंटर असाइन हो जाएगा, 36 घंटे के अंदर एक क्या हो जाएगा कि 36 घंटे के अंदर आपको कॉल बैक कर लेगा, और उसके बाद आप उसके साथ मिलके उसके गाइडेंस में आप अपने कॉलेजों का चुनाव करेंगे, और उसमें मेरा भी कम्युनिकेशन आपसे होता रहेगा। जब भी आपको नीड पड़े आप मेंटर से बोलो, मेंटर जितना जल्दी हो सकता है मुझसे आपकी कम्युनिकेशन करा देगा। और एक बात मैं और जरूर बताना चाहता हूँ, जो कॉम्बो प्रोग्राम में आ रहा है हल्ला नहीं मचाएगा कि आज आगे और कल नहीं भाई। अभी देखो, अभी प्राइवेट कॉलेजों की काउंसलिंग चल रही है, मैं उन्हें कराने में थोड़ा बिजी हूँ। अभी गवर्नमेंट कॉलेज का स्टार्ट होगा, गवर्नमेंट में सिर्फ जैक दिल्ली स्टार्ट हुआ है और रीप राजस्थान स्टार्ट हुआ है, वो भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो अभी आप पे भी मैं आऊंगा 1 by 1, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, बट काउंसलिंग सबका करा दूंगा, एडमिशन सबका करा दूंगा जिनका भी पॉसिबल हो पाएगा। ओके गाइस, तो बात करते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ फर्स्ट ईयर में आपकी टोटल फीस जो लगने वाली है 1,35,000 लगने वाली है। हॉस्टल फीस आपका 25,000 लगने वाली है। मेस फीस 18,000 पर सेमेस्टर लगने वाला है। तो फीस के मामले में महंगा कॉलेज है, कॉस्टली कॉलेज है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महंगा अगर है तो ये है, क्योंकि इस लगभग इस फीस पर आपको नोएडा गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाते हैं। बस ये कि हॉस्टल फीस थोड़ा सा सस्ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बट ठीक है, कंसिडरेबल है। तो बहुत महंगा भी नहीं है, थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो देखो, टोटल इनटेक EWS को लेकर इतनी है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में 75 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 74 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लगभग जो सीट है 75 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 75 है, मैकेनिकल में 75 है, और IT में भी 75 है। और हर एक में TFW सीट है, हर एक ब्रांच में TFW सीट है। TFW सीट मतलब होता है ट्यूशन फीस वेवियर। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम है और अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं तो आपको FW सीट मिल सकती है। उसके लिए आपको FW सीट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग में भी FW सीट डालना ही पड़ेगा। और एक और बात इसमें जो खास है, ऐसा कि FW की मेरिट लिस्ट अलग से बनती है, मतलब आपके सिर्फ CRL पर FW सीट देखी जाती है, कैटेगरी वहां पर नहीं लगता है। और अगर आप कैटेगरी और CRL दोनों लगा रहे हो तो आपको उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, वो तो खैर जब वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, अदर स्टेट के लिए 5% सप्लीमेंट्री सीट्स बढ़ाई गई हैं। 5% सीट मतलब हर ब्रांच में 3 सीट रिजर्व्ड हैं अदर स्टेट के लिए। और यही रीज़न है कि अदर स्टेट वालों को बहुत यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्यों हो रहा है बोलोगे, सीट तो बहुत कम है। फ़ायदा इसलिए हो रहा है
क्योंकि अदर स्टेट वाले जानते ही नहीं है। एचबीटीयू पहले अदर स्टेट वालों को एडमिशन ही नहीं देता था, लेकिन पिछले 2 सालों से इन लोगों ने एडमिशन देना शुरू कर दिया, क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के कैंडिडेट आ सके। तो एच बाहर के लोग अप्लाई करते नहीं है, बिहार वाले ही अप्लाई करते हैं और उनको तगड़ा फायदा मिलता है, जैसे कि तुम्हारा ट्रिपल एमयूटी में मिलता है, पर एकेटीयू में नहीं मिलता है, क्योंकि एकेटीयू बहुत बड़ी काउंसलिंग है। एकेटीयू में ऑलमोस्ट एकेटीयू को पूरा मतलब बहुत इधर इधर की जनता तो पूरी जानती है, तो बाहर वाले बहुत भर भर के बैठते हैं। तो अगर आपको यकीन ना हो तो आप यहाँ पर जाइए और चेक करिए कि भैया एचबीटीयू के आप राउंड 1 में चले जाइए, और आप ऑल प्रोग्राम्स के बजाय कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। कहाँ गया कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले लीजिए, और कैटेगरी में आप ऑल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे आप जाके वैसे देख सकते हैं, यहाँ पे राउंड 3 में जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले साल ही देखा था कि किसी राउंड में ऐसा था कि ऑल इंडिया वाले को बहुत ज़्यादा फायदा मिला था और ओपन वाले को कम मिला था। देखिए, ये होम स्टेट ओपन है 22,000, और ये ऑल इंडिया ओपन है 22,000। मतलब ऑल इंडिया, जबकि इनके लिए 3 सीट है, ऑल इंडिया वालों के लिए 3 सीट है, और इनके लिए काफ़ी तगड़ी काफ़ी ज़्यादा सीट है। अब देखिए यहाँ एज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होम स्टेट बीसी कैटेगरी का 34,000 पे एडमिशन हुआ है, और ऑल इंडिया अदर स्टेट वालों को 45,000 पे एडमिशन हुआ है। तो देखो 34,000 वाले को कंप्यूटर साइंस इन लोगों ने दे नहीं दिया जो होम स्टेट का था, और जो बाहर वाले था उसको 45,000 पे इन लोगों ने कंप्यूटर साइंस दे दिया। तो अदर स्टेट वालों को मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत बार फायदा होता है, क्योंकि अदर स्टेट की सीट भले कम है, लेकिन अदर स्टेट वाले बैठते भी बहुत कम है। यूपी की जनता तो एचबीटू में भर भर के बैठती है। टोटल सीट्स यही है, हर एक ब्रांच में आपको 81 सीट देखने को मिल जाएगी। ओके गाइस, तो दीज आर सम ब्रांचेज एंड ऑल दीज थिंग्स, इस पे आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, प्लेसमेंट। एचवीटीयू क्यों मशहूर है, वाई पीपल आर गोइंग हियर? बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें एक रीजन है प्लेसमेंट, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं अपने यूपी में जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उनमें सबसे अच्छा प्लेसमेंट है। इनफैक्ट आईआईटी लखनऊ से भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट एचबीटीयू कानपुर का है। अगर मैं बात करूं टोटल कितनी जॉब ऑफर हुई थी यहाँ, तो लगभग लगभग 484 जॉब ऑफर हुई थी। ओवरऑल प्लेसमेंट ऑफर जो है 84 का है, हाईएस्ट पैकेज 36 एलपीए का है, और एवरेज पैकेज 9.3 एलपीए का है। ये ऑफिशियल डेटा इन लोगों ने निकाला है, आप ब्राउचर से जाके भी देख भी सकते हैं, और ये वर्ड फाइल में हमने सबकी लिंक भी लगा दी थी कि कहाँ पर क्या था, प्रीवियस ईयर पेपर्स मतलब प्रीवियस ईयर वो क्या थे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट का परसेंटेज क्या रहा, ब्रांच वाइज कितने बच्चे थे और उसमें से कितने प्लेस्ड हुए। तो सीएससी में 75 बच्चे थे जो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे, और सॉरी इनटेक 75 था, और एलिजिबल 68 थे, और टोटल ऑफर 71 मिले। मतलब एलिजिबल बच्चों से भी ज़्यादा इनको ऑफर मिला। आईटी में 40 इनटेक था, एलिजिबल 36 थे लास्ट ईयर, और टोटल ऑफर इनके यहाँ 38 था। इसको तुम यहाँ से देख लो, ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। और इलेक्ट्रिकल में बात करूँ तो इनटेक 39 था, जिसमें से एलिजिबल 33 थे, और टोटल ऑफर 28 का हुआ। मैकेनिकल में 74 में से 67 एलिजिबल थे, टोटल ऑफर 63 का मिला। तो देखो मैकेनिकल में भी प्लेसमेंट ठीक है। अगर सिविल में बात करूं तो 37 का इनटेक था, एलिजिबल 23 थे, और टोटल ऑफर 18 का मिला। तो ये सिविल में देखो प्लेसमेंट का बहुत दिक्कत है। केमिकल का प्लेसमेंट देखो, 66 लोग का इनटेक था, 57 एलिजिबल थे, और 57 में से 67 ऑफर्स दिए गए। मतलब एलिजिबल लोगों से ज्यादा ऑफर्स थे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को 2-2 3-3 ऑफर मिलता है। तो यहां से तुमको एक आइडिया तो लग गया होगा कि देखो केमिकल में सिविल से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, केमिकल में सिविल से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, और यही रीजन है कि केमिकल की इतनी डिमांड रहती है यहाँ पर। अगर मैं पेंट की बात करूं या प्लास्टिक की बात करूं तो 37 बच्चे थे इनटेक, एलिजिबल 35 हुए, और टोटल ऑफर 21। ऑयल में 34 इनटेक था, 30 एलिजिबल थे प्लेसमेंट में बैठने के लिए। देखो बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, जिनकी बैक लगती है या बहुत सारी रीजंस होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो उनमें से 30 बच्चे ऐसे थे जो एलिजिबल थे, उसमें से 26 का क्या लगा
ऑफर लगा। अब देखो ये जो ऑयल, लेदर, प्लेंट, जो बायोकेमिकल वगैरह हैं, फूड वगैरह हैं, ज़्यादातर में क्या रहता है, सीटें बहुत बार खाली रह जाती हैं। तो ये लोग क्या, फर्स्ट ईयर में जब सीटें खाली रह जाती हैं तो ऐसा होता है कि ये लोग सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू इसमें भर देते हैं सीटें, इस सीट को लेटरल एंट्री में भर लेते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि इनके यहाँ जो लोअर ब्रांचेज हैं उसमें बहुत सारी सीटें हर साल खाली रह जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट का। तो तुम ये डेटा देख लेना। हम जो बात करने वाले हैं, वैसे तो ये मीडियन नहीं मिला, लेकिन हमें मैक्सिमम सीटीसी और एवरेज सीटीसी का डेटा मिल गया कि इनके यहाँ हर ब्रांच का ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज क्या है और मैक्सिमम सीटीसी क्या है। तो कंप्यूटर में मैक्सिमम 36 गया था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 27 लाख का गया था। 36 एलपीए कंप्यूटर से गया था, 27 एलपीए जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से गया था, और इलेक्ट्रॉनिक से लगभग 70, मतलब 17.25 एलपीए गया था, 17.25 लाख का, और इलेक्ट्रिकल से 22 लाख का, और केमिकल से भी 22 लाख का गया था। तो देखो यहाँ केमिकल बहुत अच्छा कर रहा है, केमिकल काफी अच्छा कर रहा है। और ये जो तुम ब्रांचेस देखते हो ना नीचे वाली, लेदर, ऑयल, पेंट, प्लास्टिक, फूड, ये केमिकल डिपार्टमेंट के ही अंदर आती हैं, स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। डिग्री भी उसी की मिलती है, बस स्पेशलाइजेशन इसमें हो जाता है। ठीक है, अब एवरेज सीटीसी की बात करूं तो बायोकेमिकल का 5.5 लाख का एवरेज, केमिकल का 8 लाख का एवरेज, कंप्यूटर का लगभग 11.43 का एवरेज है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का 9 एलपीए का एवरेज है, और आईटी का 11 का एलपी, मतलब 11 लाख के आसपास का एलपी है, 11 लाख के आसपास का इनका एवरेज पैकेज है, एवरेज प्लेसमेंट है। अब तुम्हें इससे एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि देखो केमिकल 8 लाख का एवरेज पैकेज जो केमिकल ब्रांच का है 8 लाख का है, और उसमें से इनके यहाँ 57 बच्चे थे और 64 जॉब ऑफर हुई थी। तो परसेंटेज प्लेसमेंट भी ठीक है और एवरेज प्लेसमेंट भी ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि उसमें से कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जॉब मिला और एवरेज क्या रहा। अगर मीडियन रहता तो और ज्यादा बढ़िया हो जाता, बट हाईएस्ट इनका बहुत ज्यादा नहीं है, 22 का ही है, 22 एलपीए का ही है। तो ठीक है, अपना एक्सपेक्टेशन ये है कि चलो ठीक है, एवरेज से भी एक अपना आइडिया मिल जाएगा कि क्या रहा। मैकेनिकल का देखो, मैकेनिकल का एवरेज काफी कम है यहाँ 4.48, और अगर मैं बात करूं सिविल का तो 5.68। सिविल में परसेंटेज प्लेसमेंट काफी कम है। बाकी ब्रांचेस में भी बहुत अच्छा तो परसेंटेज प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन पेन टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक में 7.8 और 7.8 का आपको 7.8 और 8 का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। एवरेज पैकेज अगर तुम कहोगे तो मैं इनके सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पे एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। ओवरऑल तुम्हें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इनको अच्छा देखने को मिल रहा होगा कि भैया ब्रांच वाइज भी इनके अच्छा प्लेसमेंट होता है। दीज आर सम पास्ट रिक्रूटर्स। अब बात करते हैं एनआईआरएफ डेटा के बारे में। एनआईआरएफ डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनआईआरएफ डेटा की लिंक हमने यहाँ पर लगा दी है, ये है एनआईआरएफ डेटा का लिंक। कहाँ गया यार, कोई बात नहीं, ये गूगल पे भी मिल जाएगा। HBTU NIRF डाटा, ये लो HBTU NIRF डेटा। यहाँ से आपको 2024 का डेटा मिल जाएगा। 2024 का डेटा अपन लोग देखते हैं। 2024 में इन्होंने जो डेटा सबमिट किया था, इसमें इनके यहाँ 434 स्टूडेंट थे, जिसमें से 278 बच्चों की जॉब लगी। तो परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में इनके यहाँ कम है। अब इनके यहाँ कम इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज लोअर ब्रांचेज हैं, सिविल में वैसे भी कम प्लेसमेंट लगता है, और मीडियम सैलरी इनके यहाँ 6.2 लाख का है। 6.2 लाख का मीडियम सैलरी है। इसका मतलब 280 बच्चे अगर मान लें तो 140 बच्चे ऐसे थे जिनकी 6,20,000 से ज़्यादा की प्लेसमेंट थी, और 140 बच्चे ऐसे थे जिनकी 6,20,000 से कम की सैलरी लगी थी। अब इसका मैं तुम्हें एक वो दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि ये कहाँ से मैं बोल पा रहा हूँ। ये इनका प्लेसमेंट का डेटा है जो काफ़ी डिटेल डेटा है। ये डेटा तुम यहाँ से देख सकते हो। बायोमेडिकल में कुछ 7 लोगों की जॉब लगी थी, और इसमें तुम सैलरी देख सकते हो 4 लाख, 5.5 लाख। तो इसमें से बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं, जैसे कॉग्निजेंट है। कॉग्निजेंट मास रिक्रूटिंग कंपनी है, 4 लाख का पैकेज देती है, बहुत कम पैकेज देती है। और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। इसमें बायोमेडिकल का कोई काम नहीं है, बायोकेमिकल का कोई काम नहीं है। ठीक है, अडानी ठीक है। बैजूस जो है वो टीचिंग पर्पज की कंपनी है, आप तो खैर सुनाऊं जानते ही हो, है ना। उसके बाद से
मतलब काफ़ी हैं, जैसे कॉग्निजेंट वगैरह काफ़ी लेके गई थी, तो बायोकेमिकल का ये हाल है, 7 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, यहाँ पे डेटा देख सकते हो। केमिकल में बहुत सारी कंपनीज आई थी, केमिकल में इनकी खुद की भी कंपनी आती हैं, बच्चा कोडिंग करके कोडिंग में भी चला जाता है, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में भी बच्चे जाते हैं और केमिकल की भी कंपनीज आती हैं। तो केमिकल में तो तुम बहुत सारे बच्चे देखोगे, जो बहुत सारे बच्चे यहाँ से केमिकल वाले बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और ये उनकी कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रियल लिमिटेड, एक्सॉन मोबाइल एंड लाइक दिस एल&टी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, इनकी केमिकल की खुद की भी कंपनी आती हैं। तो ये तुम देख सकते हो, केमिकल में बहुत है, सिविल में कम आई हैं। सिविल में मेनली तुम्हें एल&टी देखने को मिल जाएगी, बाकी बच्चे टीसीएस में गए हैं 3.36 लाख के पैकेज पर, टीसीएस में, निंजा प्रोफाइल में, कॉग्निजेंट में भी गए हैं 4 लाख के पैकेज पर। एल&टी आई है, इनके यहाँ मेन जो है एल&टी 6 LPA दे के जाती है, टेक्सिप इंजीनियर्स 6.5 LPA दे के जाती है। ओके, तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, बच्चे का नाम भी दिख जाएगा कि कौन सा बच्चा था, उसका वो क्या था, रोल नंबर वगैरह क्या था, और कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हुआ। कंप्यूटर की बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, तुम्हें सैमसंग R&D देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पे, ऑप्टम वगैरह हैं, ये देखने को तुम्हें मिल जाएगी। तो कहाँ कितना पैकेज लगा था। अब टीसीएस कंप्यूटर वाले भी टीसीएस के निंजा प्रोफाइल में प्लेस्ड होते हैं, देखो 3.36 LPA का। अब यही एक बच्चा है जिसका नाम है श्वेत शुक्ला। श्वेत शुक्ला पहले टीसीएस में 3.36 LPA पे प्लेस्ड हुआ था, फिर वेस्टर्न यूनियन में 7.25 LPA पे प्लेस्ड हुआ, उसके बाद सैमसंग में सैमसंग एसडीएस में 10 LPA पे प्लेस्ड हुआ। तो ये तुम देख सकते हो, एक बच्चे के पास 3 जॉब ऑफर्स थे। ठीक है, तो दीज आर द कंपनीज जो तुम्हें देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएंगी कि क्या मामला रहा एंड क्या है। इज इट राइट? तो ये पूरा डेटा है जो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। यू कैन लुक अबाउट दिस डेटा फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो कि कौन से ब्रांच में कितना प्लेसमेंट हुआ, कौन से ब्रांच का क्या मामला था। ओके, तो आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और एनआईआर डेटा के बारे में मैंने आपको शो कर ही दिया कि एनआईआर डेटा क्या बोल रहा है कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, और कौन कौन सी एक्चुअल में कंपनियां आ रही हैं, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, और इतना डेटा सफिशिएंट है आपको इस कॉलेज के बारे में डिसाइड करने के लिए। ओके, अब बात आई कट ऑफ की। कट ऑफ से पहले, कट ऑफ पे चलने से पहले मैं कुछ और बातें बता देता हूं कि देखो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज में माइनर कोर्स भी ऑफर किया जाता है। ह्यूमैनिटीज में एक माइनर कोर्स भी ऑफर किया जाता है, तो आप ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में माइनर कोर्स भी क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। अपने बीटेक में एक मेजर डिग्री तो तुम्हारी चल ही रही है, उसके साथ साथ माइनर एक कोर्स भी इनके यहाँ कर सकते हो, ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि जैसे HBTU कानपुर में, IIT कानपुर के बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी चीज़ें, छोटे मोटे कोलेब्रेशन टाइप के होते रहते हैं। और अगर मैं इनके यहाँ स्पोर्ट्स फैकल्टी की बात करूँ तो ठीक ठाक है, एवरेज है, ठीक ठाक है। कॉलेज लाइफ में अटेंडेंस का कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है। हॉस्टल लाइफ अपर देन एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, अपर देन एवरेज है, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे फेस्ट काफ़ी सब होते हैं, फेस्ट वगैरह होते हैं, तो ओवरऑल कॉलेज लाइफ भी ठीक है। फेस्ट लेकिन इस बार नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? ये स्कॉलरशिप। एज पर माई इंफॉर्मेशन, जहाँ तक मेरे को पता चला, इस बार हुआ गया था कि बहुत अजीब माहौल था। स्कॉलरशिप बच्चों की नहीं आई। HBTU वाले बच्चे बता रहे थे कि HBTU वालों की लापरवाही थी, इन लोगों ने डेटा कॉलेज को सबमिट नहीं किया और स्कॉलरशिप नहीं आई, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत बवाल हुआ, और इस चक्कर में इनके इस साल के फेस्ट नहीं हो पाए। ओके, अब ये चीज़ मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने ये बता के भेजा था कि भाई स्कॉलरशिप आएगी, भाई स्कॉलरशिप आएगी। बच्चे कह रहे थे ओके सर, ओके सर। मैंने इन्हें यही बोला था कि 1,35,000 फीस है, और अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो 55 से 60,000 स्कॉलरशिप आएगी, और अगर तुम SC कैटेगरी के हो तो 75,000 से लेके 1,10,000 तक तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगी। अब बहुत सारे बच्चे जो स्कॉलरशिप के भरोसे ही रहते हैं कि चलो स्कॉलरशिप आएगी तो अगले साल के हॉस्टल काम फीस दे देंगे, बट कॉलेज, जैसा कि इन लोगों ने बोला बच्चों ने कि भैया कॉलेज की लापरवाही थी जिसकी वजह से हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, इन लोगों ने डेटा फॉरवर्ड नहीं कर पाया था, या फिर इन लोगों ने कोई गड़बड़ी करी थी जिसकी वजह से पूरा HBTU के किसी बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आई। ये सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि एक इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें खुद पता होगा कि उनके पास
किस किस स्तर का बच्चा आ रहा है, कोई गांव से उठ के आ रहा है, कोई लोन लेके आ रहा है, कोई उधार लेके आ रहा है, तो एटलीस्ट बच्चों का जितना सपोर्ट हो पाए हमें करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब मैं कोई शिकायत है या लाइक दैट, बट इतनी शिकायत तो जरूर है कि एचबीटीयू को इस मामले में तो बहुत ही सजग रहना चाहिए। ऑफ कोर्स बड़े लोग हैं ये लोग, तो थोड़ा तो केयर होनी चाहिए, बट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। बट ये जो मेरे को पता चला, मेरा काम है तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन देना, मुझे जो पता चला मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। क्योंकि अगर इफ यू आर गोइंग तो तुम इस चीज के लिए भी रेडी रहना कि हो सकता है कल कॉलेज लापरवाह हो जाए या कल तुम्हारी किस्मत खराब हो जाए, तुम्हारी स्कॉलरशिप ना आए, तो उसका बैकअप प्लान तुम रखना। वैसे स्कॉलरशिप आती है, अगर मैं बात करूं तो 55 से 60 हजार जनरल वालों की स्कॉलरशिप आ जाती है। तो ये चीज था, ये सारी चीजें थी एचबीटीयू कानपुर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भैया चलो पहले राउंड 3 का कट ऑफ देखते हैं। राउंड 3 का कट ऑफ देखते हैं। देखो राउंड 3 में कट ऑफ, अगर मैं राउंड 3 का कट ऑफ दिख रहा है क्या? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिख रहा है, शानदार। मैं पहले जनरल का कट ऑफ दिखाता हूँ। जनरल का कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है 22,000 पे जाके बंद हो गई थी। तुम देखोगे तो कहोगे भाई साहब ये क्या बवाल है। अगर मैं बात करूं उसके बाद दूसरी ब्रांच जो कि है अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 33,000 पे जाके बंद हो गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग 60,000 पे जाके बंद हो गई थी, जबकि 60,000 पे एक अच्छा कॉलेज बच्चों को मिल सकता था। ठीक है, अब मैं थर्ड राउंड के बाद आता हूं अपने इस एडिशनल राउंड में, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद ही एडिशनल राउंड होता है, इसमें ब्रांच अपग्रेड हो जाता है। इसमें देखो अगर मैं इस एडिशनल राउंड की बात करूं तो एडिशनल राउंड में जो ब्रांचेस बचे थे उसी ब्रांच पे अपग्रेडेशन होता है। यहाँ पे देखो सीएसआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स तो खत्म हो गई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बची थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 23,000 इनकी क्लोजिंग रैंक थी, और मैकेनिकल की जो थी 48 हो गई थी, और ऑयल वायल 63 पे बंद हो गए थे। तो एडिशनल राउंड में तो खैर बच्चों को ज़्यादा फायदा नहीं मिला था। ये ओपन ये ऑल इंडिया का था। मैं तुम्हें इसका दिखाता हूँ होम स्टेट का। होम स्टेट का अगर देखें ना एडिशनल राउंड का, तो होम स्टेट में अगर मैं होम स्टेट में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में इलेक्ट्रॉनिक्स 35,140 तक मिला था, केमिकल इंजीनियरिंग 57,000 तक मिला था। और बीसी कैटेगरी का अगर मैं तुम्हें डेटा दिखाऊं तो दिस इज द डेटा बीसी कैटेगरी। ठीक है, तो ये एडिशनल राउंड का डेटा था जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को फायदा देखने को नहीं मिला। लेकिन जब वही बात आई ना, ये बात जब कट ऑफ इसमें गई, जब ये बात स्पॉट राउंड के कट ऑफ पे आई, तो स्पॉट राउंड का कट ऑफ तुम देखो तुम्हें एक तगड़ा झटका मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग 90 से 1.3 लाख तक देखने को मिली थी, और स्पॉट और 2022 में लगभग लगभग 1,40,000 तक देखने को मिली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 70 के तक देखने को मिल गई थी, जो कि अपने आप में बड़ी बात थी। स्पॉट राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट बचना ये अपने आप में बड़ी बात है, पर 2023 में था ऐसा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90 था। अब ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये डेटा है हमारे बच्चों का जो हमने उनसे पूछ के एक बनाया हुआ है। स्पॉट राउंड में कहीं डेटा तुम्हें नहीं मिलेगा, सिर्फ हाँ चूंकि हमारे इतने सारे बच्चे जाते हैं तो वहां से हमको एक आइडिया मिलता है कि भाई तुम्हारी क्या रैंक थी, कैटेगरी क्या और किस रैंक में मिला। अब चूंकि बच्चों का स्कोर कार्ड हम पहले ही जमा करवा रखे होते हैं, तो हमें उसे एक आइडिया लग जाता है कि स्पॉट में इसको ये मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है। तो ये चीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 45 के पे स्पॉट तक गई थी। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी 2 लाख तक जाके बंद हुई थी। पेन टेक्नोलॉजी 1,70,000 पे बंद हुई थी। लेदर टेक्नोलॉजी 3 से 4 लाख रैंक तक गई थी। और अगर मैं फूड की बात करूं तो 2.5 से 3.5 लाख रैंक तक गई थी। कंप्यूटर तो 40,000 पे बंद हो गया था। इलेक्ट्रिकल 80,000 रैंक तक गया था, और केमिकल 1.1 लाख तक, बायो केमिकल 4 लाख रैंक तक। और जबकि 2022 की डेटा में ये 6 लाख रैंक तक गया था। 2022 में देखो, 2022 में 6 लाख रैंक तक गया था। ऑयल टेक्नोलॉजी 3.5 से 4.5, और 2022 में 6 लाख रैंक तक गया था। तो इससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि भैया इसका कट ऑफ तो काफ़ी तगड़ा है। अब इसका कट ऑफ का डेटा तुम यहाँ से बाकी मोटा मोटी देख सकते हो कि यहाँ पे 2023 के स्पॉट में क्या रहा और ओवरऑल डेटा क्या रहा ब्रांच के हिसाब से। ये नॉर्मल राउंड है, 3 राउंड तक तो नॉर्मल होता है, 3 राउंड तक नॉर्मल होता है। नॉर्मल राउंड में बहुत लो कट ऑफ जाती है। लेदर का भी 86,000 88, अब देखो लेदर 88,000 पे बंद हो जाता है, लेदर 88,000 पे बंद हो जाता है, जबकि स्पॉट में 3 लाख तक चला जाता है। समझ रहे हो? अब सोचो जो पहले लेके सीट बुक करा के बैठ जाए वो तो मूर्ख है। समझ रहे हो? स्पॉट में भी 3 लाख वाला भी बच्चा उस रैंक पर आ जा रहा है। मैं मजाक कर रहा था। फूड देखो, फूड की क्लोजिंग रैंक जो है
95,000 है, सॉरी ये लीदर का 98,000 था, फूड का 95,000 था नॉर्मल राउंड में। कंप्यूटर तो मत पूछो, 22,000 पे बंद हो गया था। इलेक्ट्रिकल 46,000 पे जाके बंद हो गया था। और बाकी जो ब्रांचेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 33,000 पे जाके बंद हो गया था। तो भैया ये बहुत ज्यादा क्लोज, नॉर्मल राउंड में तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन देते हैं, पर अगर तुम स्पॉट तक जाओगे, स्पॉट में जाओगे तो स्पॉट में लो रैंक तक एडमिशन होते हैं। और ये है ऑप्शंस, स्पॉट में जो लास्ट एडमिशन हुआ है लो रैंक तक एडमिशन होता है। तो तुम्हें ये अपने हिसाब से देख लेना भैया, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये लास्ट एडमिशन हुआ है, इस रैंक पे लास्ट एडमिशन हुआ है, जो बच्चों से हमें पता चलता रहता है। और इसके अलावा ये जो तुम्हारा डेटा है थर्ड राउंड का डेटा है, जो तुम वेबसाइट पे मैं तुम्हें जो दिखा रहा था, आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा। ये तुम्हारा थर्ड राउंड का डेटा है, और उसके बाद ये है एडिशनल राउंड का डेटा। एडिशनल राउंड का डेटा और थर्ड राउंड का डेटा अभी फिलहाल में तुम्हें वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो तुम अपने हिसाब से वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो कि वेबसाइट पे क्या है और क्या नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। वेबसाइट की लिंक भी मैं दे दूंगा, कहाँ से तुम्हें डेटा देखना है, कहाँ से तुम्हें कट ऑफ देखना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।